नमस्कार साथियों। पिछले अध्यायों में हमने चर्चा करी थी भारत में जो जलवायु है वो किस तरह से भारत के भौगोलिक परिदृश्य को प्रभावित करती है। आज हम चर्चा करने वाले हैं इस जलवायु से जो पानी की समस्या है वो कितना हमारे पास समाधान हो पाती है। मतलब सीधी सी बात है, हम दक्षिण भारत की नदियों की बात कर रहे हैं, उत्तर भारत के भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर भारत की नदियां हम पश्चिमी घाट पढ़ाने के बाद नहीं करेंगे। उसके बाद पहले हमें दक्षिण भारत की नदियां बतानी होंगी। उत्तर भारत के रीजन में हम हिमालय से निकलने वाली नदियों की चर्चा करेंगे इनके बाद। तो दक्षिण भारत की नदियों की जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि उनका स्रोत क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर नहीं है हिमालय की तरह जो वर्ष भर पिघलते रहें और वो पिघलने से पानी का स्रोत लगातार बना रहे। ये तो उसी मानसून पर निर्भर करती है जिसका चर्चा हमने पिछले वीडियोस में किया है, और वो मानसून तो मात्र 6 महीने के लिए रहता है। यहाँ पर इस तरह से ग्लेशियर तो का निर्माण नहीं हुआ है। ग्लेशियर कहाँ बनते हैं? जहाँ 4000 से मीटर अधिक ऊंचाई हो, हिम रेखा से ऊपर पहाड़ियां हो, जहाँ पानी बर्फ बन जाता हो और स्थल मंडल 4000 से ऊपर हो, क्योंकि 165 मीटर ऊपर जाते ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है और 4000 मीटर ऊपर जाते ही 35 डिग्री सेल्सियस तकरीबन कम हो जाएगा। और सतह का तापमान अगर 35 है और 35 ही कम हो गया तो जीरो हो जाता है। हिमालय के ऊपर ऐसी पहाड़ियां हैं जो ग्लेशियरों का निर्माण करती हैं, क्योंकि उनकी औसत ऊंचाई 4000 मीटर से ऊपर है। मगर दक्षिण भारत में मैक्सिमम जो चोटी है वो भी 2638 मीटर की है, वो भी हिम रेखा को पार नहीं करती, जिस वजह से यहाँ पर ग्लेशियरों का निर्माण नहीं होता। यहाँ पर इस तरह के कुंड बन जाते हैं, एक बहुत बड़ा तालाब जैसा, जहां से नदी का उद्गम स्रोत बनता है। और वो तालाब कब भरता है? जब मानसून आता है। तो इन नदियों में पानी मात्र 6 महीने रहता है। जिन 6 महीने मानसून नहीं आता ये सूख जाती है, सड़क बन जाती है, आप पैदल क्रॉस कर सकते हैं। इस वजह से दक्षिण भारत की स्थिति उत्तर भारत के मुकाबले बिल्कुल अलग है। हमने चर्चा करी थी कि जब दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है इस दिशा से, दक्षिण पश्चिमी मानसून ये, तो सर्वप्रथम वो टकराता है पश्चिमी घाट से, क्योंकि दक्षिण भारत में 2 तरह की चोटियां हैं, पश्चिमी घाट में है, पूर्वी घाट में है। पश्चिमी घाट की अगर आप चोटियों की बात करेंगे तो वो ज्यादा ऊंची, ज्यादा विस्तृत है। देखिए आप पूर्वी घाट का हालांकि आपको क्षेत्रफल ज्यादा देखा होगा, क्योंकि पूर्वी घाट में भारत का विस्तार ज्यादा है, मगर यह अपेक्षाकृत चौड़ी है कंपेयर टू द पश्चिमी घाट, मगर ज्यादा ऊंची नहीं है, ढाल नहीं है। आप सोचिए अगर पश्चिमी घाट ये है, बीच में प्लेन पठारी मैदान है, और ये है पूर्वी घाट, तो नदियों का जो नदियां निकलेंगी, और सबसे ज्यादा बरसात भी यहाँ पर हो रही है, कुंड भी यहीं पर बनेंगे और ऊंचाई पर टकराती है, क्योंकि पश्चिमी घाट में ऊंची चोटियां हैं, तो इनकी घाटियों में पानी जमा हो जाता है। और जमा होने के बाद मैंने आपको ढाल की बात करी कि पूर्वी घाट अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर है, तो ढाल ऊपर से नीचे की ओर जाता है। तो आपने देखा होगा सारी जो बड़ी नदियां हैं वो पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी घाट की ओर बहती हैं। ऐसी बहुत कम नदियां हैं जो पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट की ओर जाती हैं, ना के बराबर। अगर कोई होंगी तो वैसी होंगी जो इस ढाल के पीछे से निकल रही होगी, यानी इस दिशा से, और वो बहुत छोटी होगी, वो वहीं पर निपट जाती होगी। पश्चिमी घाट की चर्चा करें तो इसको हम सह्याद्री भी बोलते हैं। यहाँ पर 3 गैप दिख रहे होंगे आपको इस तरह से, 1 2 और एक नीचे है तीसरा। अगर आप इनकी चर्चा करेंगे तो ये वो स्पेस है जहां से नदी जा सकती है पश्चिमी घाट से, पश्चिमी घाट के रास्ते, क्योंकि यहाँ पर इतने एरिया में समुद्र है, नदी नहीं, पहाड़ी नहीं है। अन्यथा हर क्षेत्र में पहाड़ी है। देखिए ये पश्चिमी घाट को मैंने ग्रीन दिखाया है, इस तरह से पहाड़ियों को ग्रीन रूप में दिखाया है। तो ये आपका कहलाता है कोंकण तट, गोवा का। यहाँ पर आप जुआरी और मंडावी नाम की नदी देखेंगे। मंडावी नदी के किनारे पर पणजी है, गोवा की राजधानी। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इस रास्ते से निकलती है जुआरी और मंडारी नदियां गोवा में, मंडावी नदी तो गिरती है अरब सागर में, देखिए आप, लेकिन बहुत छोटी नदियां गिरती हैं। ज्यादातर बड़ी नदियां ढाल की वजह से पूर्वी घाट में गिरती हैं। हमने बताया था पश्चिमी घाट में सबसे ज्यादा जैव विविधता भी पाई जाती है। हम इन्हीं नदियों की चर्चा करेंगे जो यहाँ से निकलती हैं पश्चिमी घाट से। इनकी कई और सहायक नदियां भी हैं, इनके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे डिटेल में, अलग अलग नदियों की। फिलहाल मैं आपको पश्चिमी घाट का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि यहाँ से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं, और वो सवाल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है। देखिए ये एक आकृति है भारत की, दक्षिण अगर मैं बात करूं भारत की, इस तरह से। अब आप सोचिए यहाँ पर ये रास्ता सबसे बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। देखिए सबसे बड़ा ये होगा। अगर रास्ता हमारा यही है पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की तरफ, तो जहां पर सबसे ज्यादा चौड़ाई है इस क्षेत्र की, वही नदी सबसे बड़ी होगी, और सबसे ऊपर निकलती है नर्मदा नदी। देखिए ध्यान से आप, नर्मदा नदी ये है
गुजरात का और महाराष्ट्र का बॉर्डर, और सबसे ऊंचाई पर स्थित पश्चिमी घाट नासिक का क्षेत्र है। यहाँ पर मेला भी लगता है कुंभ का, क्योंकि इसको दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा। यहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। देखिए त्रियंबक की पहाड़ी से, नासिक के पास त्रियंबक की पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है। सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत की, अभी चर्चा की हमने क्यों बड़ी है। सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, दक्षिण भारत में सबसे बड़ी नदी है ये। इस नदी के तट पर बहुत सारे शहर भी बसे हैं, बहुत सारी नदियां ऐसी सहायक नदियां भी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल हम ओवरव्यू देते हैं आपको पूरा पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों का, क्योंकि ढाल है, पूर्वी घाट में जाना है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में जो नदियां जब समाहित होती हैं समुद्र में, तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां जब पूर्वी घाट में जाती हैं तो डेल्टा बनाती हैं, और ये नदियां एस्चुरीज, खड्डा बनाती हैं। वो क्यों बनाती हैं? देखिए अगर आप पूर्वी घाट की बात करेंगे तो चौड़ा है, ऊंचाई ज्यादा नहीं है, उसके बाद एक प्लेन मैदान का निर्माण हो जाता है। कैसे? यहाँ देखेंगे पूर्वी घाट में तो एक बड़ा विस्तृत प्लेन मैदान है, जबकि यहाँ प्लेन मैदान के लिए जगह कम है। नदी को सीधे पहाड़ी पर से ढलान से समुद्र में जाना है, इसलिए बहुत तेजी से गिरती है। रियलिटी क्या है, अब आप चोटी पे से जाएंगे नीचे को, यहां से नीचे को गई नदी, नदी गई, उसके बाद उतना पहाड़ी रीजन नहीं पड़ता, तो नदियां अपना अलग अलग रास्ता बना लेती हैं। पूर्वी घाट में अलग अलग रास्ता बना लेती हैं, और अलग अलग रास्तों से देखिए, जब नदी ये पहाड़ी थी, इसके बाद ये प्लेन और ये समुद्र, तो जब यहाँ से नीचे उतरी तो वो एकदम से उसने अपना ही मैदान बना दिया। ये इस तरह से काट काट के अलग अलग रास्ते से बहना शुरू कर दिया। पश्चिमी घाट की अगर आप बात करोगे तो ये चोटी, और यहाँ से आपको गिरना है समुद्र में, तो वो धड़ाम से गिरती है इस तरह से, नीचे को गिरती है तो नीचे बना देती है खड्डा। हमने कहा था पश्चिमी घाट की चोटियां ऊंची हैं और स्पेस कम है पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में ज्यादा है तो डेल्टा बन जाता है, इधर खड्डे का निर्माण होता है जिसको एस्चुरीज बोलते हैं। केरला में वेम्बनाड झील इसी का उदाहरण है। और तो और मैं आपको बताऊं कि ये चोटियां इतनी ऊंची हैं कि इनको सीधे समुद्र में जाना है, अरब सागर में, तो ये बहुत ऊंचाई से भी गिरती हैं। ऊंचाई से गिरने का मतलब है कि झरना बहुत ऊंचा होगा इनका। भारत का सबसे ऊंचा झरना हिमालय में नहीं है, भले ही वो कितना ऊंचा हो, क्योंकि उसके बगल में समुद्र नहीं है जहां पर ढलान से गिरना हो। तो शरावती नदी है यहाँ पर, कोंकण तट पर एक शरावती नदी है जो कर्नाटक में मिलती है, ये भी छोटी नदी है। यहाँ पर है जोग, कन्नड़ तट पर देखिए आप, हमने कहा स्पेस जहां मिलेगा वहीं पर गिरेंगी, लेकिन वो बड़ी नदियां नहीं होंगी, ढाल उतना ज्यादा नहीं मिलेगा उनको। जोग या गरसोप्पा ये शरावती नदी पर है। ये हिंदुस्तान का सबसे ऊंचाई पर स्थित झरना है, 250 मीटर की ऊंचाई इस पर है, तो ये भी यहीं पर है। एस्चुरीज का निर्माण होता है, लैगून झील का हमने वेम्बनाड का उदाहरण भी दिया। और जो पूर्वी घाट में नदियां समाहित होती हैं बंगाल की खाड़ी में, वो डेल्टा बनाती हैं, चर्चा की हमने। नर्मदा नदी के बाद हम बात करते हैं कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी भी महाराष्ट्र से ही निकलती है। महाराष्ट्र में मुंबई के पूर्व में पुणे है, पुणे के नजदीक एक बड़ा फेमस धाम है महाबलेश्वर धाम। महाबलेश्वर धाम से कृष्णा नदी का उद्गम है। इसको कहा जाता था पहले यहाँ पर सोने और हीरे भी मिलते हैं। कृष्णा नदी की अगर हम बात करें तो कृष्णा नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। आइए वापस, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी यहाँ से निकलने के बाद ये जब मिलती है बंगाल की खाड़ी में, ये भी डेल्टा बनाती है। इसका और गोदावरी का डेल्टा लगभग मिलने ही वाला है। इनके बीच में एक झील भी है, पुलिकट झील, यहीं पर है पुलिकट झील। इनके संगम पर ही भारत का तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी है, राज समुद्री में एक जगह है राज समुद्र, वहां पर भारत का तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी है, वो भी हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल नदी के बारे में बता रहे हैं, तो आपको बता देते हैं कि ये निकलती है महाबलेश्वर धाम से, पुणे के नजदीक, महाराष्ट्र जिला, और ये इसके बाद सीधे सीधे आंध्र प्रदेश में बह जाती है, 2 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना भी आ गया, 3 राज्यों में। इसकी एक बड़ी सहायक नदी है तुंग और भद्रा। तुंग और भद्रा के मिश्रण से मिलती है एक नदी, तुंगभद्रा के नाम से जानी जाती है, और ये जाकर मिल जाती है कृष्णा नदी में। ये भी बड़ी प्रसिद्ध नदी है। आप याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, उत्तर है कृष्णा। इसकी और भी बड़ी सहायक नदियां हैं, मूसी नदी है, उसकी भी थी भीमा नदी, बहुत सारी। अलग अलग वीडियो बना के इनकी चर्चा करेंगे जब हम डिटेल में जाएंगे। फिलहाल आप देखते जाइए। एक और प्रसिद्ध नदी है कावेरी नदी। मैंने पहाड़ियां भी दिखाई हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि हमने चर्चा तो एक बार करनी जरूर है पश्चिमी घाट की और पूर्वी घाट की चोटियों की भी। वीडियो को कंजेस्टेड नहीं बनाने की मेरी कोशिश थी, बस आपको दिखाने के लिए बनाई है। फिलहाल हम नदी पर ही चर्चा कर रहे हैं तो नदी पर ही कायम रहेंगे। तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कर्नाटक के दक्षिण में कुर्ग जिला पड़ता है, और कुर्ग जिले के दक्षिण में यहाँ पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से माना जाता है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ध्यान रखिएगा।
और उसके बाद हम बात करते हैं, ये नदी पूर्वी घाट में मिल जाती है। इस नदी की चर्चा हमने पहले भी की। ये सदाबहार नदी है। ये 6 महीने पानी लेती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, क्योंकि उस 6 महीने के दौरान तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जहां पर बरसात नहीं होती, और उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर बरसात होती है। और कोई भी नदी सदाबहार नहीं है, वहां 6 महीने पानी रहता है। एकमात्र नदी है जो 6 महीने दक्षिण पश्चिमी मानसून से पानी लेती है, और बाकी के 6 महीने उत्तर पूर्वी मानसून से आने वाला बारिश का पानी इसको लबालब कर देता है। इस प्रकार कावेरी नदी भारत के दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी बन गई। दक्षिण में आप देखेंगे तो एकमात्र जो आपकी यहाँ गौर से देखिएगा, सबसे दक्षिण में जो नदी है वह पेरियार नदी, केरला में, प्योर केरला में। और ये नदी पेरियार झील से ही निकलती है। इसके आसपास बहुत बड़ा जैव आवासीय क्षेत्र भी है, इसके नॉर्थ में चर्चा करेंगे उसके ऊपर भी, जिसमें बहुत सारे बांदीपुरम, मल्ला मलाई, बहुत सारे पड़ते हैं। पेरियार नेशनल पार्क बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये थी दक्षिण। यहाँ पर और भी नदियां हैं, बेगाई नदी है और काफी नदियां यहाँ पर मिलेंगी। फिलहाल ओवरव्यू हमने आपको बताया कि ये इस तरह की स्थिति यहाँ नदियों की बनती है। ढाल इस तरह से जाता है, यहाँ पर डेल्टा बनता है, वहाँ एस्चुरीज बनता है। अभी और चर्चा करेंगे हम पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बारे में भी बात करेंगे। अभी दक्षिण भारत की कुछ नदियों में, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की, वो प्योर दक्षिण में नहीं है, जो छोटा नागपुर के रीजन से निकलती है। ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा, दामोदर, महानदी, काफी प्रसिद्ध नदियां हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन ये वीडियो जरूर हमें आप बताते रहिएगा कि आपको ये समझ में आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि हमें भी चर्चा और करनी है इनकी पहाड़ियों के ऊपर भी। तो कैसा लगा आपको वीडियो में जरूर बताइए। धन्यवाद।